गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद की तर्ज तहरीर पर चर्चा करने जा रहे हैं। उनकी तर्ज तहरीर का जायज़ा लेने जा रहे हैं। ये मौजू हमारे बीए पार्ट सेकंड और बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आता है। देखिए, नज़ीर अहमद की तर्ज तहरीर यानी उनकी असलूब निगारिश पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम बाखूबी जानते हैं कि नज़ीर अहमद उर्दू के अवलिन नोवेल निगार शुमार किए जाते हैं, माने जाते हैं, तस्लीम किए जाते हैं। अवलिन नोवेल निगारों में सबसे पहला नाम नज़ीर अहमद का लिया जाता है। देखिए, जब हमारा अदब तिलिस्म, बलाओं, घटाओं और बुराइयों या यूं कह लीजिए कि घटाएं और हमारे अदब पर जब तिलिस्म, घटाएं छाई हुई थी, उस वक्त जब मतलब हमारे अदब में माफूकुल फितरी किरदारों को पेश किया जाता था और मुबालगा की बलाएं हमारे अदब पर छाई हुई थी, ऐसे में हम एक अदीब को दुआएं दें। ये अदीब डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, जो सर सैयद अहमद की इस्लाही तहरीक में उनके अहम रफीके कार थे। उन्होंने अपने कलम की तमाम तर तवानियाँ मुआशरे की इस्लाह के लिए वक्फ कर दी। इस मकसद के लिए उन्होंने नावल को या नावल निगारी की सिल्क को चुना और अपना हथियार बनाया। प्रोफेसर आल अहमद सरूर के मुताबिक रिचर्ड्स और फील्डिंग नावल के मुअज्जिद कहे जा सकते हैं। हमारे यहाँ नज़ीर अहमद की कहानियों को या नज़ीर अहमद की कहानियों को नावल का अवलिन नमूना माना जा सकता है, कहा जा सकता है। चलिए, इनकी डिप्टी नज़ीर अहमद की नस्ल निगारी की खूबियों पर चर्चा करते हैं। इनकी नस्ल निगारी की खूबियां। देखिए, इनकी सबसे पहली खूबी है रवां असलूब। पहली जो इनकी खूबी है वो है रवां असलूब। चलिए जानते हैं रवां असलूब कैसा था इनका असलूब। मौलवी साहब का तर्ज तहरीर सादा और रवां है। वो दहली की ठेठ और टकसाली जबान में लिखते हैं, यानी दिल्ली के रहने वाले थे और दिल्ली की टकसाली जबान पर कादिर थे। अच्छी तरह से उस जबान के बारे में जानते थे। वो जबान इनकी खुद की भी जबान थी। टकसाली जुबान से मुराद है जो आम लोगों में बोली जाए, जो दिल्ली के पूरे इलाकों में बोली जाए, वो टकसाली जबान है। तो उस जबान के अच्छे जानकार थे, तो ये उसी जबान में लिखते थे। मुहावरात का इस्तेमाल भी बड़े सलीके के साथ करते थे और मुहावरात के बरमहल इस्तेमाल से उनकी ज़बान में तासीर पैदा हो गई थी। यानी माहौल के एतबार से वो मुहावरे लिखा करते थे। इसके बारे में फरतुल्लाह बैग बयान करते हैं कि उनका ये शौक़ कुछ हद से बढ़ा हुआ है कि बाज़ औक़ात वो मुहावरात इस्तेमाल नहीं करते, ज़बरदस्ती ठूसते हैं। अब देखिए, इनकी जो नावल निगारी है, या यूँ कह लीजिए कि इनकी दूसरी खूबी ये है कि ये नावल निगारी के बानी कहलाते हैं। यानी हम इसको खूबी में शुमार कर सकते हैं कि ये नावल निगारी के बुनियाद डालने वाले हैं। तो ये भी खूबी है नावल निगारी के
बानी यानी बुनियाद डालने वाला। तो देखिए नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। इनका नावल मिरातुल अरूस उर्दू का पहला नावल है जो सन 1869 ईस्वी में लिखा गया था। कुछ लोग नावल निगारी का बानी पंडित रतन नाथ सरसार को तस्लीम करते हैं, लेकिन मिरातुल अरूस जो कि नज़ीर अहमद का नावल है 1869 ईस्वी में शाये हो चुका था, यानी मिरातुल अरूस को उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। तीसरी इनकी खासियत है रिवायत शक्नी। तीसरी जो खूबी है वो है रिवायत शक्नी। देखिए रिवायत शक्नी से मतलब है, शक्न का माना होता है सुकन, सुकन से बना है माना होता है छोड़ना, यानी किसी चीज को छोड़ना या त्यागना, तर्जना। तो इन्होंने पुरानी रिवायतों को तर्क किया, छोड़ दिया या तर्ज दिया। ठीक है, तो लिखते हैं कि नज़ीर अहमद ने पहली बार गैर फितरी रंग को छोड़कर, यानी जो फितरत के खिलाफ रंग था उसको छोड़कर सादी और हकीकी जिंदगी में कदम रखा। इन्होंने जिन्नों, भूतों, परियों और माफूकुल फितरत किरदारों के बजाय अपने नावल के किरदार हमारी गर्दो पेश की जिंदगी से मुंतखब किए, इकट्ठे किए। इस तरह इन्होंने सदियों पुराना बंधन तोड़ने में पहल की, यानी यूं कह सकते हैं कि जो सदियों पुराना दास्तानों का बंधन था उसको तोड़ने की सबसे पहल नज़ीर अहमद ने की। तो देखिए जिनके पीछे जिंदगी की बेशुमार हकीकतें छुपी हुई थी और जिसको हमारे अफसानवी अदब ने छिपा रखा था, उनका सबसे बड़ा कमाल भी यही है कि उन्होंने कहानी में असलियत का रंग भरा, यानी कहानी में असलियत का रंग इन्होंने नुमाया कर दिया। तो हम यूं कह सकते हैं कि नावल निगारी के ये बानी है और नोवेल असल जिंदगी पर लिखा जाता है। इस वजह से नोवेल निगारी में इन्होंने असली जिंदगी को शामिल किया और हमारी जिंदगी, हमारे आसपास, हमारे गर्दोपेश के जो किरदार हैं वो इसमें शामिल किए। अगली इनकी जो खासियत है वो है मकसदियत। चौथा इनकी कलाम की खासियत है मकसदियत। देखिए मकसदियत से क्या मुराद है। नज़ीर अहमद भी अपने दौर के दूसरे अदीबों की तरह मकसदियत की पैदावार थे, यानी ये भी मकसदियत को के पैदावार माने जाते हैं। ये एक ऐसा दौर था जिसमें हर अदीब कौम की इस्लाह की खातिर काम करता था। गो के हर एक का दायरा अमल अलग अलग था। नज़ीर अहमद ने भी अपने किस्सों से दीनदारी, खुदा परस्ती और इस्लाह मुआशरत का काम लिया, यानी इनका कहने का मकसद है कि इन्होंने भी दीनदारी, इस्लाह, अपने मुआशरे की इस्लाह के लिए इन कहानियों का सहारा लिया और एक अदब में मकसद को तलाशा, अदब के ज़रिए अपने मकसद को पूरा किया या अपने मकसद का अदब को हथियार बनाया, आला बनाया। तो देखिए आगे लिखते हैं इस्लाह मुआशरत का काम अपनी इन्होंने इन तहरीरों से लिया। इनके नावल किसी ना किसी मकसद के तहत लिखे जाते थे। वो किस्सा नवीस से ज़्यादा वाइज थे, यानी कहने का मकसद है वो किस्सा नवीस यानी किस्सा गोई करने से ज़्यादा बड़े क्या थे, इस्लाह थे, इस्लाही थे, यानी इस्लाह करने वाले थे, कौम की इस्लाह करने वाले थे, सलाहियत करने वाले थे।
یا اپنی قوم کے صلاح کار تھے۔ تو ان کی ایک یہ خاصیت بھی تھی کہ ادب کو اپنی مقصد کا ہتھیار بنایا۔ اگلا پرجوش انداز بیان، ان کا اگلا جو خوبی ہے وہ ہے پرجوش انداز بیان۔ پرجوش انداز بیان ان کی اگلی خوبی ہے۔ دیکھیے نذیر احمد کا انداز بیان پرزور اور پرجوش ہے۔ ان کے کرداروں کی گفتگو بعض اوقات سراپا تقریر معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، نذیر احمد ہی اردو کے وہ انشا پرداز ہیں جن کی باتیں زوردار ہوتی ہیں، حالی کی دھیمی لہجہ اور مسکینوں جیسا شبلی پکی مگر مختصر بات کہنے والے، آزاد میٹھی میٹھی کبھی کبھی مختصر کہانیاں سنانے والے، ان میں نذیر احمد ہی وہ انشا پرداز ہیں جو پرزور انداز میں بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی پورے زور تاب آب و تاب سے اپنی بات کو اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی عبارت کے ذریعے رکھتے ہیں۔ اگلا ان کا جو خصوصیت ہے وہ ہے مثالی کردار نگاری، یعنی چھٹی ان کی خصوصیت ہے مثالی کردار نگاری، یعنی یہ ہم ان کی طرز تحریر پر بھی چرچا کر رہے ہیں، ان کی کچھ ناول نگاری کے بارے میں بھی چرچا کر رہے ہیں۔ مثالی کردار نگاری سے کیا مراد ہے؟ ان کے کردار زیادہ تر مثالی ہوتے ہیں، جو اگر نیک ہیں تو فرشتے اور بد ہیں تو شیطان، اس طرح وہ ارتقائی مدارج سے دور رہتے تھے۔ ان کے کردار تکنیکی طور پر عقل کے ایسے پتلے ہیں جو حسن و شباب اور محبت کے لطیف جذبات سے عاری ہیں، جن کے بغیر انسان فرشتہ ہو سکتا ہے مگر انسان نہیں۔ یعنی انہوں نے بتایا ہے کہ انسان ان سب چیزوں کے بغیر فرشتہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایک اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ ان کے جو کردار ہیں وہ کس طرح کے کردار ہیں؟ کہنے کا مقصد ہے اگر نیک ہیں تو فرشتے جیسے کردار بیان کیے ہیں، اور اگر بد ہیں تو شیطان جیسی ان کی جو کرداروں کی جو کریکٹر ہے وہ پیش کیا ہے اپنے ناولوں میں، اپنی تحریروں میں۔ اگلا ہے ان کا معاشرے کی عکاسی، یہ معاشرے کی عکاسی بھی اپنی تحریروں کے ذریعے کرتے ہیں۔ معاشرے کی عکاسی، دیکھیے یہ اپنے تحریروں کے ذریعے اپنے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے اصلاح کا جو کام شروع کیا تھا، یعنی سر سید احمد خان نے جو قوم کی اصلاح کا کام شروع کیا، اس کو نذیر احمد نے بڑا کمال اس کو اپنی تحریروں سے اسے قوت بخشی، یعنی نذیر احمد نے اپنی تحریریں لکھ کر اسے طاقت دی۔ اور نذیر احمد کا سب سے بڑا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام قصوں میں ہماری معاشرتی زندگی کی سچی تصویریں پیش کی ہیں۔ انہوں نے قصوں سے مافوق الفطرت عناصر کی بھرمار کو خارج کر کے حقائق نگاری اور واقعیت کا رنگ، یعنی واقفیت کا رنگ بھر کر زندگی کی عکاسی کا ڈھنگ سکھایا۔ انہوں نے طوطا مینا کی کہانیوں سے نکل کر اصلاح معاشرت اور اخلاق کے تانے بانے سے اپنے ناول مکمل کیے۔ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ادب کو زندگی کے قریب کر دیا، یعنی یہ ایسے پہلے شخص تھے جنہوں نے ادب کو زندگی کے قریب کیا۔ ان سے پہلے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم اپنے کہانیوں میں، ہم اپنے قصوں میں اوریجنل یا حقیقی کرداروں کو پیش کریں، یا پھر کسی کے ذہن میں ایسی بات نہیں آئی کہ کیوں نہ ان فرضی قصوں سے باہر نکل کر ہم حقیقت نگاری کی طرف لوگوں کو متاثر کریں اور متوجہ ہوں۔
यानी कोई भी हकीकत निगारी की तरफ मुतवज्जो नहीं हुए। ये पहले वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी तहरीरों में हकीकत निगारी को पसोपेश किया, अपनी तहरीरों में हकीकत निगारी को अहम हिस्सा दिया। अब देखिए इनकी अगली जो खासियत है वो है शोखी व ज़राफ़त। इनके पास भी शोखी व ज़राफ़त है। तो शोखी व ज़राफ़त, देखिए नज़ीर अहमद की नसर का एक खास जोहर उनका ज़रीफ़ाना रंग है। यानी ये भी इनका एक खास जोहर है कि वो अपने तहरीरों में ज़रीफ़ाना रंग भरते हैं, जो उनके नावलों, लेक्चरों और मज़ामीन में नुमाया है, नुमाया तौर पर, यानी पूरे पुरअसर अंदाज में हमें देखने को मिल सकते हैं। वो असल ज़िंदगी में भी ज़्यादा खश्क ना थे, निहायत जिंदा दिली और ज़रीफ़ आदमी थे, यानी निहायत ही जिंदा दिल और ज़रीफ़ इंसान की हैसियत रखते थे। और यही ज़राफ़त व जिंदा दिली उनकी तहरीरों में पाई जाती है। उनकी ज़राफ़त अपने नामवर हम अशर आज़ाद की तरह सगुफ्तगी के दायरे से आगे नहीं बढ़ी। वो तबस्सुम तो बन जाती है मगर कह कहे से गुरेज करती रहे। यानी कहने का मकसद है कि उनकी जो तहरीरें हैं उसमें जो उन्होंने ज़रीफ़ाना अंदाज बयान किया है, उस अंदाज की खास बात ये है कि वो चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो ला देती है, लेकिन उसको मुस्कुराहट को कह कहे में नहीं बदलते बल्कि उससे गुरेज कर जाते हैं। अलबत्ता वो तकरीरों में तंज के तीर चलाने से नहीं चूकते थे। यानी वो अपनी तकरीरों में भी तंज के तीरों का भरमार रखते थे, अपने तंज के तीर चलाने से कभी चूकते नहीं थे। अगला इनकी तहरीरों की खूबी है बेतकल्लुफी। जानते हैं कि बेतकल्लुफी क्या होती है, यानी सादा सलीस जबान का इस्तेमाल करते हैं ये भी बिल्कुल। तो देखिए इनका ताल्लुक भी चूंकि दबिस्तान सरसैयद से था, यानी सरसैयद की दबिस्तान उसकी तहरीक से ताल्लुक़ रखते थे। और हम बखूबी जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने अपनी तहरीरों और अपनी इबारतों में सादा सलीस ज़बान का इस्तेमाल किया, तकल्लुफ़ को दूर किया, तिस्ना आराई से बचे, मुबालगे से बचे और सच्ची और सादा सलीस बातें बयान की। तो देखिए दबिस्तान सर सैयद से था, चुनांचे उनकी तहरीरों में बेतकल्लुफ़ी और बेसाख्तगी का अंसर नुमाया मिलता है। ये अपने नावलों में और अपनी तहरीरों में अपने मौजू को बेसाख्तगी के साथ पेश करते चले जाते हैं और किसी किस्म की बनावट या तकल्लुफ़ से काम नहीं लेते, बल्कि अपने मौजू को इंतहाई रवा अंदाज में, यानी बिल्कुल ही क्या बना देते हैं, ईजी बना देते हैं, सादा सलीस ज़बान से इस्तेमाल करके उसको सरल बना देते हैं, पेश करते हैं। अगरचा कि उनकी मज़ामीन में तवालत के बावजूद भी बेतकल्लुफ़ी का अंसर कसरत के साथ झलकता है। यानी उन्होंने अपनी तहरीरों को इतनी तवील लिखी है, यानी इन्होंने नावल लिखे हैं और इनकी तहरीरें काफ़ी तवील भी हैं, तफसीलात में भी लिखी गई हैं। फिर भी इनकी खास बात यह है कि इस तवालत में भी हमें तकल्लुफ़ का अंसर या फिर जो तिश्ना आराई है, तिश्नगी है, उसको देखें, उससे किसी कारी का पाला नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सादा सलीस आम फहम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। अगली इनके बारे में अब जानते हैं कि इनका जो हासिल कलाम है वो क्या है, इनको कलाम का क्या हसूल मिला, इनके कलाम से के बारे में जानते हैं कि इनकी शख्सियत पर इनके कलाम का क्या असर पड़ा। तो हासिल कलाम ये हर क्वेश्चन में हमें लिखना चाहिए। देखिए जो भी हमारे जितने भी अदीब हैं उनकी नसर निगारी पर जब हम लिखते हैं तो बच्चे ये बात खास ध्यान में रखें कि हासिल कलाम जरूर उसमें आखिर में लिखें। तो देखिए नज़ीर अहमद उर्दू नसर में एक नुमाया हैसियत के मालिक थे।
وہ اردو ناول نگاری کے بانی مبانی تسلیم کیے جاتے ہیں، یعنی ان کی ناول نگاری میں ایک الگ اور اہم حیثیت ہے، اور یہ ناول نگاری کے بانی اور مبانی بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ چاہے کوئی ان کے ناولوں کو ناول نہ مانے، مگر یہ بات سچ ہے کہ ناول نگاری کی تاریخ ان کو خراج تحسین پیش کیے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتی۔ ان کے ناول ان کے دور کے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ناولوں میں ہمیں اصلاحی جمال جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کی تحریروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک مشہور شاعر فرماتے ہیں، کسی شاعر نے ان کے بارے میں شعر لکھا ہے، جو جیائے رب دبتی ہے پناہ لفظ کی تنویر میں، وہ نظر آتی ہے مجھ کو اس کی ہر تحریر میں، اس کے ہر ناول سے جلوہ گر ہے اصلاحی جمال، اس نے دل کی نیکیاں بھر دی ہیں ہر تصویر میں۔ شکریہ۔